वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आरओ एपीएस इत्यादि वैकेंसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकल रही है, इसमें प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के साथ। प्रथम चरण का जो जनरल स्टडीज का CBT 1 पार्ट ए एग्जाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, 200 MCQ जिसमें आते हैं, 200 मार्क्स का, उसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है आरओ एपीएस की पोस्ट पर, उसकी तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। ए से लेकर एल तक का ये सिलेबस होता है। यूपीपीसीएस का जो आरओ होता है उससे काफ़ी ये मैच भी होता है सिलेबस। इसमें 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, जो आपका ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन माध्यम से होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जैसे SSC वगैरह के एग्जाम रेलवेज के होते हैं उसी तरीके से होता है। 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का, 200 MCQ होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं इसमें। इसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। पूरा आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप फुल पेड ग्रुप में आते हैं तो पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेड क्विज से लगातार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस में बने रह सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल स्टडी मटेरियल का करना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज का करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो नंबर मैंने आपको बताया उसमें आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, वैकेंसी का अभी कोई अता पता है नहीं। जैसे आरओ का जो यूपीपीसीएस वाला है वो काफ़ी लेट हुआ था, लेकिन लोग तैयारी में लगे रहे थे और उनको अब फायदा मिल रहा है। उनको पैनिक नहीं है, ठीक है, वो अपनी तैयारी लगभग कर चुके हैं, वो रिवीजन फेज में है, जो लोग पहले से तैयारी करते हैं। तो ये एग्जाम जब भी अनाउंस होगा तो उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये विषय है, जो टॉपिक्स हैं आपके, ये यूपीपीसीएस आरओ के सिलेबस से काफ़ी हद तक मैच भी खाते हैं। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये एक्स्ट्रा है, और आपका ये सामान्य अंग्रेजी है, जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये जो है एक्स्ट्रा है। तो आपको थोड़ा समय इसमें देने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा सिलेबस में, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो हर कोई पढ़ाई करता है। एग्ज़ाम अनाउंस होने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले जितनी तैयारी आप कर लेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इसमें 4 से 5 घंटे डेली दे करके हमारे नोट्स जो आपको मिलेंगे मॉड्यूल फॉर्म में, ठीक है, उससे तैयारी करिए। आप पेड क्विज सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज जब आएगी उसको सॉल्व करिए और अपना रिवीजन करिए। इस तरीके से पूरी तैयारी होगी तो लोग फुल पेड ग्रुप में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड का स्टडी मटेरियल आपको नहीं दिया जाने वाला है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड का कोई स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता, इसके लिए प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अपलोड होंगे। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको क्विज ग्रुप में हर 15 दिन में कराएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होगा तो क्विज के क्वेश्चन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं 80 दिवस में डे वाइज मॉड्यूल के फॉर्म में कराए जाएंगे। मॉड्यूल का मतलब PDF मॉड्यूल होगा, ठीक है। 80 दिवस का मॉड्यूल आपका ग्रुप ज्वाइन करते ही शुरू हो जाएगा। डेली मॉड्यूल एक मिलेगा, उसको आपको स्टडी मटेरियल फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई एग्जाम न्यूज़ आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो मटेरियल को प्रीपोन भी किया जा सकता है। हालांकि अभी एकदम से एग्जाम नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज़ जरूर आएगी कि एग्जाम कब होगा। हर टॉपिक के 8 मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे, कुल मिलाकर 80 मॉड्यूल दिए जाएंगे, जिसमें रीजनिंग का शामिल नहीं। रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको क्विज ग्रुप में से और टेस्ट सीरीज से करनी पड़ेगी। और स्टडी मटेरियल में डेली एक मॉड्यूल PDF रात में 8 बजे अपलोड होगा। नंबर ऑफ पेजेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और 80 दिवस में सारे मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम डेट अगर बीच में आ जाती है तो एग्जाम से पहले ही आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अभी जो लास्ट परीक्षा हुई थी आपकी दिसंबर मंथ में, दिसंबर जनवरी तक चली थी ये परीक्षा। दिसंबर 2021 से लेकर आपकी जनवरी 2022 तक विभिन्न शिफ्टों में ये परीक्षा हुई थी। उसमें जो पैटर्न पूछा गया था, या जो उसमें जो परीक्षा योजना थी उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे। अगर इसमें कुछ भी माइनर हेयर एंड देयर चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस आएगा उसके हिसाब से आपको अलग से जो भी चीज़ होगी, अगर होगी तो वो दे दी जाएगी इस ग्रुप में, ठीक है। वैसे सिलेबस बदलता नहीं है आरओ का कभी भी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो है बढ़ जाती है, सिलेबस पे कोई पॉइंट बढ़ जाता है, तो उसके नोट्स भी इसी में दिए जाएंगे। उसके अलग से कोई चार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे। पेड क्विज में लगातार प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस जो लोग लगा रहे हैं वो एकदम तैयारी में बने हुए हैं, वो अपना फ्लो बनाए रखे हुए हैं। जो भी आप पढ़ते हैं नोट्स में से, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें आपके माइंड में कंसोलिडेट बनी रहती हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पेपर आए थे, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसी के अनुरूप
आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्विज कराई जा रही है। 20 हम जीएस के करा रहे हैं, 10 प्रश्न समान हिंदी के, 10 यहाँ पर समान अंग्रेजी करा रहे हैं और 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर के करा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम थोड़ा नजदीक आएगा हम जीएस के प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। लास्ट ईयर किस तरीके से किस किस टॉपिक से क्या क्या आया था इसको देखते हैं, तो आपको इसमें अंदाजा पड़ेगा क्या यहाँ पे पैटर्न होता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान इसमें आता है। इसमें 17 प्रश्न अमूमन एक शिफ्ट में देखे गए थे। ओवरऑल एनालिसिस है, क्योंकि विभिन्न शिफ्टों में पेपर होता है, तो एक समरी यहाँ पर हमने बनाई है कि ओवरऑल लगभग कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से यहाँ पे 12 प्रश्न आए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 19 सवाल। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर से यहाँ पे 16 प्रश्न। इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स से 10 प्रश्न इसमें आए थे। विभिन्न शिफ्टों में किसी में 10 आए, किसी में 8, किसी में 11 भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इसमें 7 प्रश्न। किसी शिफ्ट में 9 भी थे, किसी शिफ्ट में 6 भी थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एक बड़ा पोर्शन है। 20 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आए थे, किसी में 22 भी आए हैं मैक्सिमम। जनरल एप्टीट्यूड से यहाँ पे 25 क्वेश्चन आए। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों को मिला करके यहाँ पर आपके आएंगे 25 सवाल करीब। उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसको कहते हैं, उससे 10 से 12 सवाल यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी इसमें शामिल होता है। उत्तर प्रदेश का जनरल इंग्लिश, माफ कीजिएगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ग्रेजुएशन लेवल का ये आएगा। 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में थे। ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म रखा गया था। 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 20 से 22 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज इसमें रखता है HC RO में। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अगर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को हम हटा दें, जनरल इंग्लिश को हटा दें, तो इसमें मोस्टली चीज़ें RO जो UPPCS पेपर लेता है सचिवालय का, उसके जैसा होता है। लेकिन पेपर में अंतर रहता है। पेपर में अंतर आप तुरंत ही बता देंगे कि ये सचिवालय का पेपर है और ये HC का पेपर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में और उनकी कठिनाई के स्तर में भी विभिन्नता रहती है। क्या विभिन्नता है मैं बता रहा हूँ। UPPCS RO का अगर आप पेपर देखें तो इसमें विभिन्न तरीके के प्रश्न होते हैं। ये थोड़े से वन लाइनर टाइप के प्रश्न होते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। फिर जैसे इसमें करंट अफेयर के सवाल आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन कहलाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और बाकी कुछ ये मैचिंग वाले सवाल आते हैं। तो ये आप इसको देखते बता देंगे कि RO का पेपर हो सकता है। इसमें कुछ कठिन स्तर के भी सवाल आते हैं। कठिन स्तर के सवाल जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 2 से लेकर 3 से लेकर 4 तक, 5 तक भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। RO में, HC में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, अब कठिन स्तर सभी एग्जाम का होने लगा है, लेकिन अगर HC में आएगा भी तो इसमें हो सकता है कि 2 तक स्टेटमेंट दिए रहें। 3 या 4 या 5 स्टेटमेंट HC में नहीं क्वेश्चन बनता है ऐसा। ठीक है, HC में इस तरीके के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं जनरली, जिसमें क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होता है कौन से युद्ध कब हुए। ठीक है, जो कंसेप्चुअल सवाल आते हैं जिसमें अवधारणा पे आधारित सवाल होते हैं कि कौन सी अवधारणा सही है, कौन सी नहीं सही है, क्या चीज़ किसके कारण हो रही है, कौन चीज़ किससे संबंधित है, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट रीजन वाले। तो जैसे, या फिर असर्शन रीजन बोल सकते हैं। तो असर्शन यानी अभिकथन दिया रहता है और फिर उसका कारण दिया रहता है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है, क्या दोनों सही हैं पर R A की व्याख्या नहीं करता है, A सही है R गलत है, या फिर R सही है A गलत है। इस तरीके से ये पूरा अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन HC आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट ही रखते हैं, डिफिकल्ट लेवल तक HC पेपर नहीं जाता है। इसका भी एक कारण है। क्या कारण है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका पेपर हो गया HC RO का। ठीक है, ये कुछ पेपर हमने ग्रुप में भी साझा कर दिए हैं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आंसर गिवन है ये ऑफिशियल आंसर या सही आंसर नहीं है। ये कैंडिडेट के द्वारा उस समय के एग्जाम में दिया हुआ उत्तर है, क्योंकि ये आंसर शीट है जो नेट से निकाली गई है। ठीक है, सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होते थे, तो ऑफिशियल की वगैरह नहीं निकलती थी, मतलब अलग से आती थी, लॉगिन करके आपके पास आती थी। आप पूरा ओवरऑल इसको नहीं देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आप देखिए उसमें आंसर आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत में रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जनरली डाल दिए जाते थे इसमें पेपर में 200 में से। फिर आपके क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के बाद शुरू हो जाते थे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन। कीबोर्ड और डैश इनपुट डिवाइस की उदाहरण है। कंप्यूटर को जो डायरेक्ट करता है कि अपने कंपोनेंट को कैसे यूज करना है। ठीक है, रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और होवरिंग इट। तो ये क्या है, हाइपरलिंक का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के होते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन सारे हम पेड क्विज ग्रुप में कराएंगे आपको, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो कंप्यूटर का बेसिक आपको मॉड्यूल में मिलेगा उसको पढ़िए और पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाइए। कंप्यूटर के बाद क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के शुरू हो जाते हैं जनरली, तो इस तरीके से होता है।
तो ये क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के शुरू हो जाते हैं, बेसिक बेसिक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस का महत्व इंग्लिश वाले में भी है, तब इंग्लिश के डेली 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और जैसे कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया, काफ़ी सारे प्रीवियस अपलोडेड है, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। अ वाइज मैन पुट्स पास्ट डैश बिहाइंड एंड मूव्स अहेड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रैंकर। रैंकर का मतलब क्या होता है, विद्वेष वगैरह, मनमुटाव वगैरह पीछे छोड़कर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रैंकर। और फिर जो है एन अथॉरिटी टू लुक इनटू पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये होता है ओम्बुड्समैन, जिसको लोकपाल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जैसे क्विज ग्रुप में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी लेवल के कई सारे वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्रोपिशियस जो है, इसके लिए करेक्ट सिनोनिम चुनना है और 10 से यहाँ पे बदलना है। करीब 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं। अंडर द क्लाउड का मीनिंग बताना है। कई सारे जो रिपीट हो चुके होते हैं क्वेश्चन, वो भी आते हैं। जैसे ये एक नया तरीके का इसमें पूछते हैं, लेटर को ऐसे अरेंज करिए कि जो कनेक्टेड जो मतलब ऐसा नेम बने जो इन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट में से कनेक्ट हो जाए। तो मतलब पहले ये जो लेटर्स गिवन है, इससे एक वर्ड बनाना है जो कि नीचे दिए किसी एक में से कनेक्ट हो जाए। जैसे RMFUE है, तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ FEMUR, फीमर बन गया। फीमर क्या है, हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो क्या हो गया, ये बोन हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर लिया। इस तरीके थोड़े थोड़े ट्रिकी आते हैं, शुरू में लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन उतना है नहीं। फिर हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। मुंह जोकर काम करने वाला क्या मतलब होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो खड्डा यहाँ पे आपका सही लिखा हुआ है, और शक्ल भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, शांत भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अंश जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ होता है अंश का, जिसका मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मतलब ये सवाल है, तो कुल मिलाकर आपको अंश का मतलब पता होना चाहिए था। इसका मतलब होता है कंधा। तो ये दो सार्थक शब्द हो गए। अंश कुछ होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया। इस तरीके से आपको क्विज में कई सारे ऐसे अवधारणा पर आधारित सवाल कराए जाएंगे जिससे आप सही अटेम्प्ट कर सकें। हिंदी के क्वेश्चंस के बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा जीएस के क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे, जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। आर्ट कल्चर से भी कुछ कुछ आएगा, पॉलिटी से भी आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में कितने समय लगा, बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं। अगर आप पूरा पेपर देखें, सारे पेपर निकाल लें, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसका क्या कारण है, जो मैं बताने वाला था आपको। कारण स्पष्ट है, जब पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ गिरता है, लेकिन जब पेपर इजी मॉडरेट होता है और यूपीपीसीएस मतलब माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर लोग जो है लगातार तैयारी में जुटे रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कट ऑफ बढ़ता है, तेजी से उठता है। आप देखेंगे ये कट ऑफ जो है, पेपर जो हुआ था प्रथम चरण का 200 मार्क्स का, 50 मार्क्स की जो टाइपिंग हुई थी उसमें से कट ऑफ आया, तो 250 में से कट ऑफ ये है। 250 में से 206 करीब कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का। 2018-2019 का ये है। सो ये यहाँ पे कट ऑफ गया था। अनरिजर्व्ड डीएफएफ का 206, 204, किसी भी कैटेगरी का आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिकली कम नहीं है, रिजर्वेशन वाली अन्य कैटेगरीज को छोड़ करके। 176 जैसे एसटी का है, जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होता है किसी भी एग्जाम में, और अनरिजर्व्ड का 206 250 में से। और अगर हम देखें 2019 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें 213 लगभग कट ऑफ चला गया था। 250 में से कट ऑफ गया था 213, ठीक है। और इसी तरह जब भी एग्जाम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का गया है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो पेपर जब इजी होता है तो आपको बहुत सारे सही क्वेश्चन उसमें से निकालने पड़ते हैं। आप मान के चलिए आपको 170 से 175 सही करने का टारगेट रखना होता है, यानी हर करीब 20 सवाल में से 18 सवाल आपको सही करना है, 10 में से 9 सवाल आपको सही करने का टारगेट रखना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि पेपर इजी आता है। लेकिन वही बात है कि आपको उसको देखना पड़ता है उस नज़रिए से कि हमको हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल निकालने हैं। कुछ पेपर में सवाल जो है किसी किसी शिफ्ट में कुछ डिस्प्यूटेड आ जाते हैं, 4-5 तो डिस्प्यूटेड ही आ जाते हैं, तब भी आपको मतलब 170 का टारगेट तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे प्रीलिम्स वाले में, या फिर कह सकते हैं सीबीटी में, क्योंकि जो टाइपिंग वाला जो है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर लोग लाते हैं। टाइपिंग में कुछ लोग 46-47 तक नंबर ले आते हैं जिनकी टाइपिंग मजबूत होती है। तो टाइपिंग जो है ये पूरा स्किल बेस्ड है, तो स्किल के पूरे नंबर भी मिल सकते हैं आपको, 47-48 नंबर मिल सकते हैं 50 में से, ठीक है, और बहुत कम भी मिल सकते हैं। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपकी होगी फुल पेड ग्रुप में, और 10 फुल एंड टेस्ट होगा यहाँ पे।
12 फेब को आखिरी टेस्ट हम आपका फिनिश करने वाले हैं एज पर शेड्यूल। 1 जनवरी 2024 से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एचसी परीक्षा जो है फैक्चुअल नेचर की होगी, इजी मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। रेगुलर रिवीजन आप नोट से कीजिए, जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाए उससे कीजिए। डेली मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस वजह से पेड क्विज हमने शुरू से ही शुरू करा दी थी, काफी सारे क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं और एग्जाम होने तक तमाम क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। हमें चाहते हैं कि जितने भी शिफ्ट में पेपर हो उसके कम से कम 20 से 25% क्वेश्चन डायरेक्टली पेड क्विज से आ जाए। 1/4 आप 1/6 1/7 पेपर आपका डायरेक्टली पेड क्विज से आ जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी वजह से लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी हमारी एचसी की क्विज है, इसमें अगर आपको पहले क्वेश्चन से शुरुआत करनी है तो इसका लिंक यहाँ पे पिंड मैसेज मिल जाएगा। मेरे स्क्रीन पर ये थोड़ा डेस्कटॉप मोड में खुला हुआ है तो इस तरीके से आ रहा है। आपके मोबाइल में ऊपर ही लिखा होगा, जहाँ पे ग्रुप का नाम है उसके यहाँ पे लिखा होगा पिंड मैसेज। पिंड मैसेज में आप हल्का सा यहाँ पे टच कर लेंगे, यहाँ पे किया आपने टच तो तुरंत ही आपको वो लिंक मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का लिंक ये है, हाउ टू अटेम्प्ट क्विज, ये हमने बता दिया है वीडियो बनाकर एक छोटा सा, इसको चाहे देख सकते हैं। बहुत अगर आप न्यूबी हैं, आपको नहीं टेलीग्राम फीचर्स पता, अदरवाइज इस क्वेश्चन पर जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब पहले क्वेश्चन पर गए यहाँ पे और फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा टफ डाला जानबूझ करके। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था तत्वबोधिनी में। तत्वबोधिनी में। फिर ऐसे ही लगातार आपकी क्विज चल रही, जून से चल रही, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हो चुके हैं। जो भी आप डेली स्टडी करें उसका कम से कम 30 से 45 मिनट समय यहाँ पर क्विज सॉल्व करने में बिताइए। बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलता है और जो भी आप पढ़ते हैं उसका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है कई बार। जैसे ये है साइबर सिक्योरिटी अटैक, वह कौन से शब्द है? बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। जैसे हमने इसमें डाला बॉटनेट अटैक, तो ये सही उत्तर है, ये नोट्स में दिया भी हमने। तो बॉटनेट अटैक जैसे हमने चुना तो ये हमारा आंसर सही है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे टिक दिख रहा है। परसेंटेज पे नहीं जाएगा कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा वो सही, नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं काम करती है। जिसका टिक यहाँ पे लगा है वो सही होगा। मान लीजिए गलत आप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित ईमेल सेवा का नाम क्या है? मान लीजिए मैं गलत चुनता हूँ जानबूझकर जीमेल, तो मेरा ये गलत आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब मेरा उत्तर गलत है। और सही वाला उत्तर कौन सा भाई? सही वाला उत्तर वो है जिसमें टिक लगा हुआ है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मेलिंग सेवा क्या है? आउटलुक कहलाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर हम किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं ब्लूटूथ का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे महंगे महंगे हेडफोन्स आते हैं, जो इन ईयर हेडफोन्स आते हैं, वो जो है एक टैप आप करते हैं तो पीसी से कनेक्ट हो जाता है, दूसरा टैप करते हैं तो आपके टैब से हो जाएगा, मोबाइल से हो जाएगा, या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट पे काम करती हैं, वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करती हैं। फिर इस तरीके के कई सारे फैक्चुअल सवाल आपके कंप्यूटर के होंगे। डेली 10 कंप्यूटर के हो रहे हैं, 10 यहाँ पे इंग्लिश के हो रहे हैं, 10 हिंदी के हो रहे हैं, 20 यहाँ पे जीएस के हो रहे हैं। जीएस में भी पूरा टॉपिक हम कवर करते हैं। कभी इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स से क्वेश्चन है, कभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, कभी नेशनल मूवमेंट से। इसमें वाक्य वर्तनी शुद्धि से, वर्णमाला से, जिस जिस मतलब चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है आयोग, जो आपका मतलब एजेंसी बनाएगी, उन चैप्टर्स के कई सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम तक करा देंगे। ज्ञा जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो यहाँ पर हम देखें हमारा आंसर जैसे डी वाला ही सही हो गया। इस तरीके से आप क्विज इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोट्स पढ़िए, क्विज अटेम्प्ट करिए, यही यहाँ पे तैयारी का सबसे सही तरीका है। और आप एग्जाम आने तक, नोटिफिकेशन आने तक खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको महसूस होगा कि सिलेबस का बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया है। एचसी के आर एग्जाम में जो ये सिलेबस आपका है या फिर इससे मिलता जुलता जो भी सिलेबस आएगा, उसकी तैयारी में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। किस चीज़ पर टिक मार्क है, किस पे आपको जो है अवॉइड करना है। बिल्कुल रेगुलरिटी आपको रखनी होगी स्टडीज़ में। कुछ लोग सोचते हैं ये वनडे नेचर का एग्जाम है, इसमें हम पढ़ लेंगे 1 महीने पहले या फिर 15 दिवस पहले पढ़ लेंगे, उतना से हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सारे एग्जाम टफ होते जा रहे हैं, सारे एग्जाम रेगुलरिटी मांग रहे हैं। ठीक है, आईएएस लेवल का एग्जाम और वनडे लेवल का एग्जाम एक ही है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रेगुलरिटी कंटिन्यूटी दोनों में आपको देनी पड़ेगी। उसमें अप्रोच अलग होगी। जो आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसी स्टेट पीसीएस के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसकी चीज़ें सब अलग हैं, लेकिन दोनों में आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, दोनों में आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ग्रुप अभी शुरू किया गया है जिससे आप रेगुलर होकर के पढ़ाई कर सकें। आपको फोकस जैसे कहाँ पे करना है, फोकस करना है कि एक वनडे एग्जाम सोच करके इसको करना है कि हमको डेफिनेशन फैक्ट्स यहाँ पे रखने हैं। फैक्ट्स जो है, अगर किसी को नहीं पता है कि फैक्ट होता क्या है, तो फैक्ट से मतलब इन्फॉर्मेशन जो किस फॉर्म में होती है, जिस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में क्या पूछते हैं आपसे, व्हाट पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं व्हेन पूछते हैं, और एग्जाम में पूछते हैं वेयर पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं विच पूछते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके फैक्चुअल नेचर के आपको तैयारी करनी है। इसमें जैसे कई लोग एकदम इंडल्ज हो जाते हैं कई सारी चीज़ों में। कोई भी बड़ा इवेंट चल रहा है, जैसे मान लीजिए जो इज़राइल का जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़िलिस्तीन से, तो एकदम जुटे पड़े हैं लोग उसमें पढ़ने में, हिस्ट्री ऑफ फ़िलिस्तीन जो है, कितने वार हुए हैं, कितनी बार हुए हैं, क्या यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जबकि एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है, एग्ज़ाम की डिमांड है फैक्ट। ठीक है, इसमें फैक्ट जो है कोई ज्योग्राफिकल पूछ लेगा कि भाई वेयर, मतलब पूछ लेगा कि कहाँ पे जो है फ़िलिस्तीन जो है किसी वाटर बॉडी को साझा कर रहा है क्या, कौन-कौन से कंट्रीज़ फ़िलिस्तीन पे बाउंड्री बनाते हैं, इज़राइल से कौन-कौन से कंट्रीज़ बाउंड्री बनाते हैं, ये सब पूछेगा। और यही पूछेगा, आप देख भी लीजिएगा, अगर इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट से कुछ आया तो वो स्टैटिक आएगा, करंट नहीं, जियोपॉलिटिकल कुछ नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे फैक्चुअल नेचर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने कीवर्ड बताया व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। हम देख सकते हैं इसको एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि जो है इस पे पूछा है किस प्रकार का, यानी कि व्हाट टाइप। ठीक है, व्हाट, जिसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड नहीं भी है तो भी इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई ही पूछना, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, यही सब पूछना चाह रहा होता है। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू सीपीयू फॉर आईओ ऑपरेशन इज आ, तो इसमें यही पूछ रहे हैं व्हाट, या फिर विच पूछ रहे हैं, विच, कौन सा है। सो इसमें आपको बताना है कि एक अस्थाई संचय क्षेत्र जो सीपीयू से जुड़ा होता है, आईओ ऑपरेशन के लिए यूज होता है, वह कौन सा है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन वर्ड नहीं भी दिया तो भी अंडरस्टूड है। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय होम, इसमें होम नहीं भी लगा है तब भी हमको अंडरस्टूड है कि इसमें यही पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे किसके हम लगा देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यही सब फैक्ट्स होते हैं तो आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो फैक्चुअल नेचर की तैयारी आपको करनी है एचसी के लिए। बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, जो हमारे एग्जाम की डिमांड नहीं है। और जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, जो जीके वाले सब्जेक्ट हैं, जीएस वाले सब्जेक्ट है, उसमें प्योरली जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय होम, नहीं लिखा है लेकिन हमको अंडरस्टूड है कि इसमें पूछ रहा है किसके द्वारा होता है। इसमें लिखा भी है हिंदी वाले में, इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल संबंधित जो है नगर कौन कौन से हैं। तो जैसे कोयाली है, यहाँ पे रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला है यहाँ पे, तो ये है इस तरीके से। नेपा नगर जो है किसके लिए फेमस है, ये कागज़ के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए। अभी पूछ सकते हैं कि है कहाँ पे किसी शिफ्ट में, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किस स्टेट में, जैसे है छत्तीसगढ़ में, कि किस इंडस्ट्री या किस मिनरल रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वाले फैक्चुअल सवाल होते हैं, इनकी जानकारी आपको नोट्स में मिलेगी। इकोनॉमी में भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे एसोसिएटेड हैं, और जो है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है एस्बेस्टस का कौन सा है, कॉपर का कौन सा है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन जो है ये कहाँ पे है, कामाख्या टेम्पल जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, एनटीपीसी प्लांट जो है ये कहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है। एचसीआरओ की स्ट्रेटजी का पूरा जो सार है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। आपको फोकस करना है इन्फॉर्मेशन पर। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, हमारे नोट्स में से मिल जाएगी आपको। लगातार रिवीजन करना है, ये स्टूडेंट के ऊपर है, कितना आपको रिवीजन रिक्वायर्ड होता है, कितना आपके लिए सफिशिएंट होता है, ये आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। प्रैक्टिस पे फोकस करना है, इसमें एससीएस टीम पूरा सहयोग आपका करने वाली है। क्वेश्चन हमने अपलोड करके दिए हैं कुछ ग्रुप में। टेस्ट सीरीज में फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम का फील देने वाली टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। इस बीच आपका पूरा योगदान रहेगा कि आप कितनी एफिशिएंसी दिखा पाते हैं, कितने रेगुलरिटी दिखा पाते हैं, कितना आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। पूरा सहयोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मिलेगा, डाउट क्लियरेंस वगैरह भी मिलेगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, विद इन 6 आवर्स जो एडमिन उसको रिप्लाई करेंगे आपके डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। कोई भी आप सवाल पूछिए, बशर्ते वो एचसी के सिलेबस से संबंधित होना चाहिए, एचसी एग्जाम संबंधित होना चाहिए। सारे सवालों को सॉल्व किया जाएगा, सारे सवालों के डाउट को मतलब सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। मेंबर्स का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछिए, तुरंत एडमिन पैनल आपको रिप्लाई करेगा। वहाँ पर कोई भी आपका सब्जेक्ट से एसोसिएटेड डाउट है, कंटेंट से एसोसिएटेड है, फैक्ट से एसोसिएटेड है, सब वहाँ पर बताया जाएगा। और मेंबर्स का अगर डिस्कशन ग्रुप नहीं है, मतलब आपने केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया है, केवल टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है, तो ये नंबर आपकी रेमेडी के लिए है। इस पर हालांकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 24 आवर तक का समय लग सकता है इस पर से रिप्लाई मिलने में। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपनी बात बता सकते हैं। आपकी बात का रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन वॉइस मैसेज यहाँ पे अलाउड नहीं, कॉलिंग नहीं अलाउड है। आप केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना डाउट बता सकते हैं कि मैं फला ग्रुप में हूँ, ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, और उसमें ये डाउट है मुझे।